हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2020 के जीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 45 क्वेश्चन को देख लिया है। इसके कुछ प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने 2013 और 14 का जो जीएस पेपर वो डिस्कस कर लिया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पीवाईक्यू को लेकर थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और किस प्रकार से हम और जो डिस्कशन है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ये जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर ये पूछा गया है इन चार में से। तो इसका आंसर है ए, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से। ऐसे प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम थोड़ा लॉजिक लगाकर भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? यहाँ पर क्या पूछा गया है, पब्लिक की चाबी से क्या मिलती है, किसी न किसी चीज़ की एक्सेस मिलती है। जैसे हम रूम का ताला खोल के रूम में जा सकते हैं, उसी प्रकार चाबी क्या होती है, किसी न किसी चीज़ की एक्सेस है। यहाँ पर क्या हो सकता है, डेटा की एक्सेस हो सकती है। तो इस प्रकार से हम की मतलब को यहाँ पर जो क्लासीफाई कर सकते हैं, उससे हम यहाँ पर जान सकते हैं कि इस की से किसकी एक्सेस मिल सकती है। यहाँ पर किसी न किसी जानकारी की बात हुई है। तो यहाँ पर इनमें से देखिए कि इन चार पदबंधों में से किसमें इस प्रकार की जानकारी है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, देखिए डिजिटल सुरक्षा। डिजिटल जो हमारी जानकारी होती है उसको सुरक्षित करने के लिए ये चाबी होगी। बस इस प्रकार के सोच के हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ पर जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे पीकेआई भी बोलते हैं, ये क्या है, ये सिक्योर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अंदर दो की होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। जब कोई ए पर्सन बी पर्सन के पास क्या भेजता है, अपनी इन्फॉर्मेशन भेजता है, अपना डेटा भेजता है, तो इसको बीच में कोई ना कोई क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इसलिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आया, जिसके माध्यम से दो की भेजी जाती है। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। यहाँ पर प्राइवेट की के बिना यहाँ पर जो डेटा होता है उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। जो इंस्क्रिप्टेड डेटा होता है हमारा, उसको यहाँ पर पब्लिक की के बिना डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन होता है कहाँ पर, डिजिटल नेटवर्क में, उसको बढ़ावा देते हैं। इसके अंदर तीन एंटिटी होती है। कौन? एक होता है क्लाइंट, दूसरा सर्वर, और तीसरा होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कभी यूपीसी पूछ ले कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या पीकेआई है, इसके अंदर कितने एंटिटी होते हैं, तो इसमें तीन होते हैं, एक क्लाइंट, सर्वर और सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी होते हैं वो जो हमारा सर्वर है उस पर पब्लिक की और प्राइवेट की को मैनेज करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको गोपनीय बनाने का काम करते हैं। एक तीसरी अथॉरिटी होती है, एक ट्रस्टेड अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। आपने गोडैडी की एड सुनी होगी, जो एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे आती होगी, जिसमें एसएसएल वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो एसएसएल है वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ही है। तो इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है। पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप और प्राणी कोशिका का अंतर पूछा गया है, 9th क्लास का क्वेश्चन एकदम। ये तो आपको पता ही होगा। पहला पॉइंट है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादपों में होती है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसकी विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली प्राणी और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, इसलिए दूसरा पॉइंट होता है गलत। तीसरा पॉइंट है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी रसधानी होती है। यह भी एकदम सही पॉइंट है। तो आंसर होता है इसका सी। यहाँ पर हम पादप और प्राणी कोशिका के बारे में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। मेन अंतर क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि प्राणी कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका आकार में आयताकार होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि प्राणी कोशिका में छोटी रिक्तिका। ये प्रश्न पूछा गया था। लाइसोसोम होते हैं वो पादप कोशिका में कम या नहीं पाए जाते हैं, जो प्राणी कोशिका होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। ये मोटा मोटा अंतर हो गया पादप और प्राणी कोशिका के बारे में, आप इसको याद कर लेना। साथ ही जो पादप और प्राणी कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके बारे में भी देखना, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि रिक्तिका हो गई, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, राइबोसोम, अंतर्प्रदेवी जालिका, इन सब के बारे में आप जान लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से इसका कौन सा आंसर है? अगर मैं इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में करता तो इसका आंसर क्या करता, डी करता, लेकिन इसका आंसर डी नहीं, ए है। जो रोगन की गई लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग और पॉलीयूरेथीन है, उससे बेंजीन प्रदूषण नहीं होता है। हालांकि जो कोचिंग के आंसर की आई थी उसमें सबने डी आंसर बना था, लेकिन यूपीएससी ने ए ही दिया इसका आंसर, तो सही आंसर ए ही होगा। अब जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, कमरे के तापमान पर एक रंगहीन या फिर हल्का पीला तरल पदार्थ होता है।
यह केवल और केवल किसमें, पानी में घुलता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको आप जान लीजिए। ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेता है ये। और कच्चे तेल होता है उसमें यह पाया जाता है, और कच्चे तेल में जो उप उत्पाद है उसमें भी बेंजीन पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक के निर्माण में, रेजिन बनाने में, नायलॉन जिसकी रस्सियाँ होती हैं, फाइबर, स्नेहक के रूप में, रंजक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, इन सब में बेंजीन का यूज होता है। साथ ही में बेंजीन है वो कैंसरकारी है, इससे कैंसर हो सकता है, और ल्यूकीमिया बीमारी भी बेंजीन से हो सकती है। अगर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक सोचें तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम हॉल में इस प्रकार का लॉजिक नहीं आएगा, लेकिन एक गैस पावर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, तंबाकू का धुआं और लकड़ी का जलना। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में जलने की क्रिया हो रही है। तंबाकू किसका उत्पाद है, पौधे का, और लकड़ी किसका है, पौधे का पार्ट है। तो अगर लकड़ी से निकलेगा तो तंबाकू से भी निकलेगा, यानी कि 2 और 3 तो साथ में होंगे ही होंगे। ये बात आप मानते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, पादप के उपोत्पाद है वो जल रहे हैं। तो जहाँ पर 2 और 3 साथ में नहीं, उनको कैंसिल कर दो, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। देखो 50-50 में तो पहुँच गए। अब बचता है ए या डी। अब देखिए जो पहले के 3 ऑप्शन है 1, 2 और 3, उसमें किसी न किसी प्रकार की जलने की क्रिया हो रही है। हालांकि पहला है उसमें जलने की नहीं हो रही, लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रकार से होती है, एक प्रकार से जलना ही हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ईंधन जल रहा है। वाहन के अंदर ईंधन जलने से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वाहन चल रहा है। तो इसमें भी एक प्रकार जलने की क्रिया है, दूसरे में जलने की क्रिया, तीसरे में जलने की क्रिया, जबकि चौथे और पांचवें में किसी भी प्रकार के जलने की गतिविधि नहीं हो रही। हालांकि रोगन की जो लकड़ी के फर्नीचर है उसको जलाएंगे तो इससे निकलेगा क्या, बेंजीन, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन इन दोनों में अभी जलने की क्रिया नहीं हो रही, तो इनको हम कैंसर ऐसे कर सकते हैं। तो आंसर आ गया ए। एग्जाम हॉल के लिए माइंड को डेवलप करने के लिए ये प्रैक्टिस काम आ सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्यनीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है ऐसा भारत क्या करे ताकि अगर वित्तीय संकट हो तो उसका प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, भारत उससे थोड़ा सा आज़ाद रहे, किससे, वित्तीय संकट से, उससे प्रभावित ना हो। यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं वो हमें देखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। विदेशी ऋणों में क्या होता है, भारत के व्यक्ति क्या है, बाहर से उधार लेते हैं। अगर बाहर कोई ना कोई क्या आया है, वित्तीय संकट आया है वहाँ पर, तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। किस प्रकार से, यहाँ पर जो ऋण दे रखा है वो अपने ऋण अदायगी की वापसी की कामना करेंगे कि भाई वो कहेंगे हमारा जो ऋण है वो वापस चुकाओ आप जल्दी से जल्दी। तो भारत में क्या हो सकता है, आर्थिक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब हाथों हाथ पैसे देने पड़ेंगे सरकार को या भारत की जो कंपनीज वगैरह होगी उनको। तो इससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो वित्तीय संकट है उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। लेकिन यदि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर भारत निर्भर ही नहीं रहेगा तो जो वित्तीय संकट है उसका प्रभाव भारत पर कम पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। अब जो विदेशी बैंकों को प्रारंभ करेंगे भारत के अंदर, तो बाहर क्या हुआ, वित्तीय संकट आया, वित्तीय संकट से बाहर जो बैंकों की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। यदि भारत के अंदर क्या है, विदेशी बैंक है, विदेशी बैंक दिवालिया हो जाएंगे, दिवालिया होंगे तो जो भारत के लोगों के पैसे जमा कर रखे हैं कहाँ पर, विदेशी बैंकों में, वो भी डूब जाएंगे। इसलिए कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ नहीं करना है, जो बैंक हैं उनको भी सीमित करना है। दूसरा पॉइंट होता है कैंसल। दूसरा पॉइंट कैंसल, तो पहला सही, आंसर सीधा ए आ गया, यानी कि तीसरा पॉइंट भी गलत है। यहाँ पर क्या कहा गया है, पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। यहाँ पर जो परिवर्तनीयता या कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। पहली बात तो इस पॉइंट को जान लेते हैं कि पूंजी खाता होता है, जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, भुगतान संतुलन, उसमें 2 खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। चालू खाते के अंदर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात प्लस अदृश्य आयात। अदृश्य आयात के अंदर एक होता है सेवाओं का आयात निर्यात, दूसरा होता है चालू अंतरण। चालू अंतरण में क्या थे, जो बाहर से गिफ्ट मिल गए या फिर जो बाहर से क्या मिले हैं, रेमिटांसेस जो आते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। तो ये तो बीओपी के बारे में था। तो यहाँ पर बीओपी में पूंजी खाता था, जिसमें क्या था, एफडीआई, एफपीआई या फिर ईसीबी, बाहर से जो लोन लेते हैं, बाह्य सहायता हो गई, ये सब पूंजी खाते का पार्ट हो गए। पर इतने चेंज करना, यानी कि विदेशी लोगों ने जितने पैसे पूंजी खाते के अंदर ऐड कर रखे उसको हाथों हाथ वापस ले लेना, ये होती है पूर्ण परिवर्तनीयता। लेकिन कुछ पैसे हैं उनको बीच में सरकार बोले नहीं आप अभी नहीं ले सकते, कुछ समय बाद लेंगे, तो उसे बोलते हैं आंशिक परिवर्तनीयता। तो अगर पूंजी खाते के अंदर पूर्ण परिवर्तनीयता होगी तो बाहर वित्तीय संकट आया तो बाहर वाले क्या बोलेंगे, हम भारत से अपने पैसे वापस हटा लेते हैं, भारत में जो लोन दे रखा है वो भी ले लेते हैं, भारत में जो एफडीआई है वो भी हटा लेते हैं, भारत से एफपीआई है वो भी हटा लेते हैं। तो भारत से इतना पैसा चला जाएगा तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, वो चरमरा जाएगी। तो यहाँ पर पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए नहीं रखना है, उसको परिवर्तनीयता है उसकी घटा देनी है।
तो तीसरा पॉइंट भी हो जाता है कैंसिल। आंसर होता है ए। मुद्रा परिवर्तनीयता, इसका तात्पर्य क्या है? किसी मुद्रा को किसी निश्चित विनिमय दर पर अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमय करने की क्षमता। अर्थात इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर किसी व्यक्ति ए ने, जो कहा क्या है विदेशी व्यक्ति है, उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं भारत के अंदर। अब ये बंदा क्या कहेगा कि मुझे जितने भी पैसे मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं ये पैसे वापस के वापस लेने हैं, यानी कि जो पैसे मैंने डाल रखे हैं वो वापस मुझे पैसे चाहिए। तो पैसे वापस चाहिए तो किस में चेंज होंगे वापस? ये रुपए को डॉलर में चेंज किया जाएगा, तो इसे बोलते हैं परिवर्तनीयता। सिंपल शब्दों में यहाँ पर ये लिखा गया है कि इसका तात्पर्य है किसी मुद्रा को किसी निश्चित विनिमय दर पर अन्य मुद्राओं के साथ स्वतंत्र रूप से विनिमय करने की क्षमता। जो ये खाते होते हैं ये किस में होते हैं? ये होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के लिए। भुगतान संतुलन क्या होता है कि किसी देश का और बाहरी दुनिया के बीच सभी लेन देन का विवरण होता है। अभी हमने देखा था चालू खाता और पूंजी खाते के माध्यम से जो भारत का बाहरी संपूर्ण दुनिया के साथ जो लेन देन होता है वो किस में आता है? भुगतान संतुलन में आता है। भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, एक चालू खाता एक पूंजी खाता, जिसको हम पहले जान चुके हैं, अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी कर लिया है। चालू खाते पर परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? जो चालू खाते के अंदर था वस्तुओं का आयात निर्यात और जो सेवाओं का आयात निर्यात था उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता हासिल करना, यानी कि उसमें जितना पैसा डाला है उतना पैसा निकाल लेना या फिर पैसे को पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर लेना। इसमें लिखा गया है इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा इसके विपरीत परिवर्तित करना, यानी कि विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करना, इसको पूर्ण रूप से किया जा सकता है। जितनी घरेलू मुद्रा है उसको पूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जितनी विदेशी मुद्रा है उसको पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि जो पूंजी खाता होता है जिसके अंदर क्या होता है, बाहरी देनदारी ज़्यादा होती है। अगर उस देनदारी को विदेशी लोग हैं वो हाथों हाथ निकाल देंगे तो जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। जैसे कि बाहर के लोगों ने भारत में 100 बिलियन का इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ पर? पूंजी खाते के तहत। फॉर एग्जाम्पल अब बाहर क्या हुआ है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वित्तीय संकट आ गया, तो बाहर के लोगों ने क्या कहा, हमें 100 के 100 डॉलर हाथों हाथ चाहिए, हाथों हाथ निकाल देंगे। तो इससे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था हिल जाएगी, नहीं हिल जाएगी? बिल्कुल हिल जाएगी। इसलिए इस खाते पर क्या है, पूर्ण परिवर्तनीयता, यानी कि पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता अभी तक लागू नहीं की गई है। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, जो पूंजी खाते से संबंधित मुद्रा को परिवर्तित करने की क्षमता। पूंजी खाते के अंदर कौन आता है? एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, ईसीबी हो गया, बाह्य सहायता हो गई, ये सब पूंजी खाते के पार्ट हैं। उस पर जो कन्वर्टिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। भारत में चालू खाता 19 अगस्त 1994 से पूरी तरह से परिवर्तनीय है, कन्वर्टेबल है, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात है या सेवाओं के आयात निर्यात में उसमें पूर्ण रूप से डॉलर है उसको रुपए में चेंज किया जा सकता है और रुपए को डॉलर में चेंज किया जा सकता है। और ये किसके तहत किया गया था? ये आईएमएफ का जो अनुच्छेद 8 है उसके अनुसार करना पड़ा भारत को। जो अनुच्छेद 8 है आईएमएफ का, वो कहता है कि अगर किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो उसे चालू खाते पर परिवर्तनीयता लागू करनी ही पड़ेगी। लेकिन भारत के अंदर पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता है वो अभी तक लागू नहीं है, आंशिक है। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए 2006 के अंदर एसएस तारापुर समिति बनी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछ भी चुका है कि पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित कौन सी कमेटी बन रखी, तो वो है एसएस तारापुर कमेटी। 2 बार बन चुकी है, एक 1997 या 8 में बनी थी और एक 2006 के अंदर। तो ये हो गया पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता या कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित कॉन्सेप्ट। आप इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? मांग जमा खाते के अंदर पहली बात तो जो हमारे बैंकों के अंदर खाते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बैंक में खाते 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चालू खाता, एक होता है बचत खाता, एक होती है एफडी और एक होता है आरडी। ये 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं मेनली। तो चालू खाता होता है, उसके अंदर क्या होता है? पूर्ण रूप से मांग जमा होती है। अब ये मांग जमा और क्या है? जमाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सावधि जमा और एक होती है मांग जमा। जमा यानी कि हमने बैंक में जो जमा कर रखा है। तो मांग जमा और सावधि जमा से क्या तात्पर्य है कि जो पैसे हमने बैंक में जमा कर रखे हैं उसको जब भी हमारी मांग हो, जब हमें निकालना चाहे उसको हाथों हाथ निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं मांग जमा। सावधि जमा उसे बोलते हैं जिसको हम हाथों हाथ नहीं निकाल सकते, जब हमने जमा किए, जब हमारा मन पड़ा वापस जाके हमने निकाल दी, ऐसा नहीं है। सावधि जमा एक समय के बाद निकाल सकते हैं। जो एफडी होती है उसमें हम पैसे जमा कराते हैं, उसको कुछ समय बाद निकाल पाते हैं ना, हाथों हाथ नहीं निकाल सकते, तो वो हो गया सावधि जमा। जबकि हमारा जो चालू खाता हो गया उसमें हम जो पैसा डाल रखा है उसको हम कभी भी हाथों हाथ निकाल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं मांग जमा। तो यहाँ पर जो बचत खाता होता है, बचत खाते के अंदर मांग जमा और सावधि जमा दोनों होती है, क्योंकि बचत खाते के अंदर कुछ पैसा है वो हम हाथों हाथ निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा है जो हाथों हाथ नहीं निकाल सकते, उसको बैंक देने से मना कर सकता है। एफडी और आरडी में हम पैसे निकाल भी नहीं सकते अपने समय से पहले, जबकि चालू खाते के अंदर जब भी हमें जरूरत पड़ी हम पैसे हाथों हाथ निकाल सकते हैं। तो जो चालू खाता है उस पर हमें ब्याज नहीं मिलता है।
बचत खाते पर ब्याज कम मिलता है और जो एफडी और आरडी अकाउंट है उस पर ब्याज सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये पैसे हम हाथों हाथ नहीं निकाल पाते, बैंक के पास कुछ समय तक पड़े रहेंगे, इसलिए इन पर जो रिटर्न है वो भी अधिक मिलता है। तो ये तो हो गए खातों के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है बैंक के मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। बैंक में खाते था कौन सा, बचत खाता और चालू खाता। इन दोनों की जो मांग जमा है, इन दोनों मांग जमा होती है। चालू खाते की तो पूरा पैसा मांग जमा है, बचत खाते का कुछ पैसा मांग जमा है। तो ये जो मांग जमा है, इस मांग जमा को हमने निकाला है और कहाँ ले आए हैं, अपने घर ले आए हैं या फिर मार्केट में हमने इसको खर्च कर दिया है। इससे मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की समग्र पूर्ति यानी कि मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न है। अब आप प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आया है मुद्रा आपूर्ति वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य है कि किसी समय बिंदु पर कोई टाइम है, जैसे कि आज अभी ये जो 5:22 हो रखे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय जनता द्वारा धारित सभी प्रकार की मुद्राओं, कौन कौन सी, जो जनता के पास करेंसी है प्लस जमा मुद्रा। अभी हमने देखा था जमा मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है सावधि जमा और एक होता है मांग जमा। तो ये जो जमाएं हैं इसके संग्रह को क्या बोलते हैं, मुद्रा आपूर्ति बोलते हैं। तो जमा मुद्रा तो क्या है, पहले से मुद्रा आपूर्ति का पार्ट ही है। जो मुद्रा आपूर्ति है उसका पार्ट ही क्या है, जमा मुद्रा है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास क्या है, आपके शर्ट के अंदर एक जेब है और आपके पास दो हाथ हैं, दो हाथ हो गए, एक हाथ और दूसरा हाथ। अब बोला है कि ये तीनों जो है ना, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है आपके मुद्रा आपूर्ति के पार्ट हैं, ठीक है। तो जो जेब है वो क्या है, मांग जमा है, और जो आपके दोनों हाथ हैं वो हैं करेंसी, या फिर मांग जमा बोल दो या फिर कोई सी जमा बोल दो, एक ही बात है। जेब क्या है, आपकी जमा खाता है। अब प्रश्न बोल रहा है कि जेब खाते से पैसे निकाले और आपने आपके जो एक हाथ है उसमें रख दिए। तो मुद्रा आपूर्ति का पहले ये जेब है वो भी पार्ट थी। अब इसमें क्या किया हमने, एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदल कर रखा है। तो जो मुद्रा आपूर्ति में तो पहले से ये तीनों काउंट हो रहे थे, अब आपने बस किया क्या है, जेब से निकाल कर हाथ में ले आए। तो क्या मुद्रा आपूर्ति में कोई फर्क आया है, बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि पैसे पहले जेब में पड़े थे अब हाथ में आगे, इतना ही हुआ है। यानी कि जो उसका स्थान है वही चेंज हुआ है। तो इससे मुद्रा आपूर्ति में कोई इफेक्ट होगा नहीं, मुद्रा आपूर्ति जितनी पहले थी उतनी ही बनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो घेरा है ये बता रहा है बैंक के मांग जमा खाते में जमा मुद्रा, और यहाँ बता रहा है लोगों के पास करेंसी। तो यहाँ पर इस जेब से ट्रांसफर करके हमने हाथ में पैसा ले आए, तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज की है और कुछ नहीं किया है। तो इससे मुद्रा की समग्र पूर्ति क्या है, वो अप्रभावित रहेगी। बैंक में खाते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक चालू खाता, बचत खाता, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आप अब खुद ही गैस करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इन चारों में से क्या आंसर होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताना, तब हम समझेंगे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषताएं मानी जाती है। जो भारत के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उसकी इन चार में से कौन सी विशेषताएं वो हमें दिखाना है। हालांकि आपको ये प्रश्न बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन हम जो इकोनॉमी का एक कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विदेशी निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई विदेशी बंदा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहा है या यूएसए के अंदर रह रहा है, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकता है। किस रूप में, एक तो एफडीआई के रूप में जिससे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो प्रकार से कोई विदेशी व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट कर सकता है, पहली बात। तो अब जो एफडीआई होती है वो क्या होता है, वो होता है कोई सूचीबद्ध कंपनी है, सूचीबद्ध कंपनी यानी कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। किसी सूचीबद्ध कंपनी के अंदर जो कंपनी है उसकी कुछ वैल्यू का 10% से अधिक का, यानी कि कोई कंपनी है उसका वैल्यू है 1000, अगर 100 रुपये से अधिक का इन्वेस्ट करता है कोई बंदा बाहर से, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा एफडीआई। यानी कि भारत के अंदर कोई सूचीबद्ध कंपनी है उसमें कोई विदेशी व्यक्ति 10% से अधिक का निवेश करता है तो उसे बोलेंगे एफडीआई। दूसरी बात, अब ये तो कंपनी सूचीबद्ध थी, अब गैर सूचीबद्ध कंपनी होती जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, उसके अंदर कितना भी निवेश क्या कहलाएगा, एफडीआई ही कहलाएगा। ये तो हो गया एफडीआई। अब दूसरा क्या था, एफपीआई। अभी हमने देखा था क्या, सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक का निवेश क्या कहलाता है, एफडीआई कहलाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 10% से कम का निवेश करता है उसे बोलते हैं एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और होता है एक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो एफआईआई है उसकी शुरुआत की गई थी 1994 में और क्यूएफआई की शुरुआत की थी 2011 के अंदर।
FII के अंदर जैसे कि बाहर से कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, सूचीबद्ध कंपनी के अंदर 10% से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बाहर के किसी पेंशन फंड के माध्यम से या फिर किसी म्यूचुअल फंड, जो बाहर का कोई म्यूचुअल फंड है वो भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत निवेशक। इसमें पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाओं के निवेश शामिल होते हैं। जबकि QFI में क्या होते हैं, इसमें होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं। वो होते हैं क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। अब ये जो FII और QFI हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं किसके साथ, सेबी के साथ। तभी ये क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, भारत के स्टॉक मार्केट में। 2014 के अंदर सेबी ने क्या किया, जो FII है और QFI है इन दोनों को मिलाकर एक ही बात बोल दी, क्या ये दोनों FPI ही हैं। पहले इन दोनों को अलग अलग बोला जाता था, लेकिन 2014 के अंदर इनको एक ही नाम दे दिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किस समिति की सिफारिश पर, KM चंद्रशेखर समिति की सिफारिश पर। हालांकि इसको बोलते तो है रजिस्टर्ड FPI, लेकिन कॉमन होने के कारण अब इसको FPI ही बोला जाता है। अब जो FPI होते हैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर सेबी ने बांट दिया। 3 कैटेगरी कौन सी है, एक है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 रिस्क के आधार पर। जो कैटेगरी 1 होती है वो सबसे कम रिस्क वाली होती है। अब कैटेगरी 1 है, उसमें कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं, सेंट्रल बैंक्स, मल्टीलेटरल एजेंसीज एंड गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये हो गए कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी 2 में होते हैं पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड एंड इंडोरमेंट फंड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ये सब आ जाएंगे कैटेगरी 2 के अंदर। कैटेगरी 3 में आते हैं हेज फंड, वेंचर कैपिटल फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड, जो सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब ये तीनों क्या है, कैटेगरी FPI की है। इन तीनों कैटेगरी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने से पहले सेबी के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई विदेशी निवेशक है, FPI वाले क्या है, वो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, ठीक है। और जो बंदा कोई रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, वो भारत के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसे इन्वेस्ट करने की छूट नहीं है, अनुमति नहीं है उसको। वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है बिना सेबी के साथ रजिस्टर्ड किए। अब इन बंदों को भी क्या है, भारत में इन्वेस्ट कराना है। ये जो नॉट रजिस्टर्ड वाले लोग होते हैं, विदेशी लोग, ये क्या करते हैं, ये जो बाहर के FPI हैं उसमें रजिस्टर्ड करते हैं। ये खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये वहाँ पर FPI के अंदर रजिस्टर करेंगे खुद को। और जो ये FPI होती है, ये जो FPI होती है, ये इनके पैसे को क्या करेंगे, भारत में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर इनको जो रजिस्टर्ड नहीं है, किसके पास, सेबी के पास, इनको जारी किया जाता है FPI के माध्यम से PN नोट्स। आपने नाम सुना होगा, PN नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो इनको जो जारी किया जाता है FPI के माध्यम से, जो सेबी से रजिस्टर नहीं, इससे उसे बोलते हैं PN नोट्स। ये क्या होता है, ओवरसीज इन्वेस्टर कैन स्टिल इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज वाया रजिस्टर्ड FPI। ये FPI में रजिस्टर्ड होकर कहाँ कर सकते हैं, भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट FDI FPI से संबंधित। इनके जितने भी प्रकार है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं, स्लाइड को रोक कर। हमने अभी डिस्कस किया वही सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है। और ये जो PDF है ये मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर इस PDF को ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। जो दीर्घकालिक निवेश होता है, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी डिस्कस किया था, जो दीर्घकालिक निवेश होता है देश के बाह्य ऋण बोझ को बढ़ाए बिना उसकी आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। क्योंकि यहाँ पर जो ऋण नहीं ले रहा है कोई, यहाँ पर बाहर के बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनमें तो इसके प्रति भारत के जो लोग हैं उनके प्रति देनदारी नहीं होती है। ये बाहर के लोगों का इन्वेस्टमेंट है, बाहर के लोग हैं वो अपनी इच्छा से पैसा कहाँ, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत के लोग बाहर से ऋण नहीं ले रहे हैं, तो यह आर्थिक वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। कौन, FDI या FPI। ऋण सेवा से तात्पर्य ऋण पर ब्याज और मूलधन की अदायगी से है, लेकिन FDI एक इक्विटी निवेश है और इसमें ऋण सेवा शामिल नहीं होती है। इक्विटी निवेश वह धन है जो शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें निवेश किया जाता है। FPI के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, विदेशों से पैसा 2 प्रकार से लिया जा सकता है, एक ऋण प्रवाह के माध्यम से, एक गैर ऋण प्रवाह के माध्यम से। ऋण प्रवाह के माध्यम से जैसे ECB होगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होगी, बाहर से लोन लेके हो गया। विदेशी पूंजी का एक प्रकार जहां निवासियों को इसे चुकाने का दायित्व होता है, जो भारत के निवासी है उसको वापस चुकाना पड़ेगा। इसमें ECB, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, NRI जमा, ये सब आ गई। आप इन सबको याद रखना, कभी सीधा प्रश्न आ सकता है कि इन 4 पॉइंट में से कौन से ऋण प्रवाह है या फिर कौन से गैर ऋण प्रवाह है। गैर ऋण प्रवाह कौन से, पूंजी प्रवाह जिसमें प्रत्यक्ष पुनर्भुगतान नहीं होता है, जैसे FDI FPI और डिपॉजिटरी रसीद, जिसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे जब इसका प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न पर चलिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, दूसरा पॉइंट है, यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, क्योंकि यह ऋण सर्जित नहीं करता, क्योंकि यह गैर ऋण प्रवाह है FDI। तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका B। ये आंसर इसका क्यों नहीं है, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। FDI होता है वो गैर सूचीबद्ध कंपनी में भी निवेश होता है, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है।
इसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित नहीं होता क्योंकि यह ऋण नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है, यह इक्विटी निवेश है। जब लोन लिया जाता है बाहर से तब ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी है, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है, यह एफपीआई होता है। इसलिए आंसर होता है यहां पर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इस प्रश्न को यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक होगी, इसलिए उस टाइम करंट का प्रश्न था ये। आज के करंट के अकॉर्डिंग हम थोड़े इससे संबंधित डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आप लिख देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो वस्तुओं का निर्यात है, वह सेवाओं के निर्यात से ज़्यादा है। पहली बात तो भारत का कुल आयात है वो भारत के कुल निर्यात से ज़्यादा है, तो भारत का चालू खाता घाटा है। दूसरा, जो सेवाओं का निर्यात है वो सेवाओं के आयात से अधिक है, यानी कि सेवाओं में भारत सरप्लस में है। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन से? यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर। इस चीज़ों को आप रट लेना, घोट के पी जाना। शीर्ष निर्यात कौन से? पहला यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर। भारत के शीर्ष आयात गंतव्य कौन से हैं? जहां से भारत सबसे अधिक खरीदता है? चीन, रूस, यूएसए, यूएई और सऊदी अरब। ये क्या हो गए? ये शीर्ष आयात गंतव्य हैं। भारत का निर्यात में स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है पूरे विश्व में। और आयात में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है पूरे विश्व के अंदर भारत का। शीर्ष निर्यात में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी कि जो भारत से बाहर भेजी जाती है, रिफाइंड पेट्रोलियम। दूसरे पे हीरा, तीसरे पे पैकेज दवाएं, चौथे पे आभूषण, पांचवें पे चावल है। शीर्ष आयात वस्तुएं कौन सी हैं? कच्चा पेट्रोलियम, कोल, गोल्ड, पेट्रोलियम गैस और डायमंड्स। भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार कौन से हैं? सबसे बड़ा है चीन, क्योंकि आयात और निर्यात को काउंट करते हैं तो चीन सबसे आगे आ जाता है। दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे यूएई, चौथे पे रूस और पांचवें पे सऊदी अरब, छठे पे सिंगापुर। इन सबको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का व्यापार अधिशेष किसके साथ है? यानी कि भारत का निर्यात वहाँ पर अधिक है, आयात उस देश से कम है। व्यापार अधिशेष है यूएसए के साथ, ब्रिटेन के साथ, इटली, बांग्लादेश, फ्रांस, बेल्जियम के साथ। व्यापार घाटा कहाँ पर है? चीन, रूस, साउथ कोरिया, हांगकांग, इनके साथ क्या है? व्यापार घाटा है। ये बातें हम उस प्रश्न से संबंधित यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिसने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जो बीच में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का कहा है उसका जरूर आंसर देना। और यह वीडियो मैं 10 मार्च को अपलोड करूँगा। 10 मार्च मेरा बर्थडे है, तो विश मी हैप्पी बर्थडे। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।